वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 67 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम 6 से 7 दिन से कम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अपना 66 नंबर के टेस्ट में हो गया था। उसमें हमने देखा था धन विधेयक को, ठीक है, वित्त विधेयक को, दोनों में अंतर भी देखा था, संविधान संशोधन विधेयक को, ठीक है, कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं, तो नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता, केवल स्वीकृति दे सकता है। और क्या देखा था लास्ट टेस्ट में हमने? लास्ट टेस्ट में देखा था हमने कि संशोधन कितने प्रकार से होता है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से। तो टॉपिक ये पार्लियामेंट चल रहा है, संसद है, ठीक है। 4-5 वीडियो तो संसद से हो गए, आगे कम से कम 2 इसको मिलाकर जो है पार्लियामेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट जो सही है, 4 में से केवल एक ही करेक्ट है। अनुच्छेद 117 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। देखिए, जैसा कि ये जो दोनों हैं स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी आंसर इन्हीं में ही छुपा होगा। तो ए भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, या तो बी है या सी है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक मतलब मनी बिल और वित्त मतलब फाइनेंस बिल। तो पहला वाला करेक्ट है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। तो बी है इसका आंसर। तो पहला वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है, किसमें? 109 में। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117(1) में, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3) में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो चल रही है हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। उसके निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय जो है लोकसभा स्पीकर का होगा, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। उसके निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, ना संसद में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। तो संविधान के अनुच्छेद 110(3) में उपबंध है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम होगा और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा को और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष पारित या प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण जो है प्रष्ठांकित रहता है कि यह धन विधेयक है, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? धन विधेयक को किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? मंत्री के द्वारा, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, सरकारी सदस्य के द्वारा, ए और बी दोनों। देखिए, धन विधेयक चूंकि एक सरकारी विधेयक है तो ये सरकारी सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा। और सरकारी सदस्य कौन होता है? मंत्री होता है। तो मंत्री या सरकारी सदस्य एक ही बात है। तो ए और बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर सरकारी सदस्य को हटा दीजिए। तो धन विधेयक को केवल मंत्री यानी सरकारी सदस्य है वो, उसके द्वारा ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रकार सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक हो गए। धन विधेयक यानी मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए, एक फ्रेम में आ गया अब ये।
पहला स्टेटमेंट है, जब कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक, जब कोई धन विधेयक, ठीक है, और साधारण विधेयक या साधारण विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का हस्ताक्षर सहित प्रमाणित होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक, मंत्री यानी सरकारी सदस्य हो गया वो, या धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है या पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत कर दिया गया है तो प्रमाण वो त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है स्टेटमेंट। कैसे गलत है? जब कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा स्पीकर के हस्ताक्षर होते हैं, उस पर राज्यसभा के सभापति के नहीं, इसलिए पहला वाला गलत है। करेक्ट पूछा तो केवल 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा को और 111 के तहत राष्ट्रपति को जब किसी धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्रमाणित रहते हैं, जबकि साधारण विधेयक में अध्यक्ष या सभापति के प्रमाण की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। जब साधारण विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और देखिए, इसी तरह धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक को केवल मंत्री यानी सरकारी सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार सभी धन विधेयक हो गए सरकारी विधेयक, ठीक है, क्योंकि सरकारी सदस्य कर रहा है। सरकारी सदस्य कौन? मंत्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल जो है वो नहीं है? देखिए, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, और जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है, और यही आंसर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय को शामिल किया गया है। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, और क्या क्या है, किसी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित खर्च घोषित करना या ऐसे खर्च की रकम को बढ़ाना, ठीक है, खर्च की, व्यय की जगह खर्च यूज़ कर रहा हूँ मैं। भारत की संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार की धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनमें खर्च या संघ या राज्य के लेखाओं का परीक्षण आदि। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो वर्ड्स की भाषा है वो हिंदी की, कुछ वर्ड्स क्लिष्ट हैं, लेकिन जब बार बार उसको पढ़ोगे आप, ठीक है, तो आसान लगने लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत। जुर्माने या अर्थदंड संबंधी विषय जो है इसकी परिभाषा में शामिल नहीं है, धन विधेयक की परिभाषा में। तो डी वाला स्टेटमेंट अपना सही है। और पॉलिटी बदलती नहीं है, ठीक है, एक ही जैसी रहती है, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर सकते हैं इसको, कुछ चीज़ें रटी जा सकती हैं इसकी, ठीक है, समझी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थोड़े बहुत चेंज होंगे, 2-3 साल में हो गए तो हो गए, ठीक है, वरना एक ही जैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? एक और स्टेटमेंट आ गया मनी बिल से, धन विधेयक से, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, और धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक तो केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है,
किसी भी सदन में तो साधारण विधेयक करते हैं या संविधान संशोधन विधेयक। तो करेक्ट है पहला, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला जो है वो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो डी वाला स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 109(1) में उपबंध है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो डी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। बाकी संविधान के अनुच्छेद 110(3) में उपबंध है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। अनुच्छेद 102 में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर जो है लौटाया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 109(5) में उपबंध है कि उक्त 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों के द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जैसा कि लोकसभा द्वारा जो है राज्यसभा को भेजा गया था। ठीक है, यानी लोकसभा द्वारा वो पारित किया गया था, उसमें जो जो उसमें प्रावधान थे, नियम थे, वो सब। देखिए, धन विधेयक को जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसे स्वीकृति दे दे अपनी, या स्वीकृति रोक ले उस पर, किंतु पुनर्विचार के लिए लोकसभा को जो है नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। ठीक है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा, यहाँ तो पूर्व अनुमति ले रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में क्या था जो कल के टेस्ट में देखा? संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में क्या कर रहा है, वो अपने पास रोक कर रख रहा है। ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं लौटा सकता, ये याद रखिएगा। धन विधेयक के मामले में या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे या स्वीकृति रोक ले, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता इसको। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक, ध्यान से सुनिएगा, जब भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, किंतु ठीक है, एक बार लौटा दिया उसने, किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन के फिर से राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से अब कौन सा कदम उठाएगा? अब बताइए। पहला स्टेटमेंट है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटा देगा, मतलब एक बार और। विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो गया। विधेयक पर अनुमति रोक सकता है और ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एक बार तो वो लौटा चुका है ना, अब एक बार राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, अब फिर से जो है दोनों सदन विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पास, बिना संशोधन के उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, तो बी है इसका आंसर। तो कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित कदम उठा सकता है। विधेयक को या तो वो अनुमति दे दे, ऐसी स्थिति में विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। विधेयक को अपनी अनुमति ना दे, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और वह अधिनियम नहीं बनेगा। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वो, लेकिन दोनों सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। और यही वो बी वाली स्टेटमेंट वाली लाइन थी जो करेक्ट थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? साधारण विधेयक की बात हो रही है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक के रख सकता है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, पिछले 3-4 टेस्ट में हम देखते आ रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में जब गतिरोध होगा तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 110 नहीं बल्कि 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे, और जब बैठक आ जाएगी तो उसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के लोकसभा का जो है मुख्य लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति लिखा है तो गलत है, पहला तीसरा वाला स्टेटमेंट, और दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। 1 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 6 महीने का होता है समय, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर।
तो टॉपिक सेम है वही, प्रश्न पूछने के 50 तरीके हो सकते हैं, एग्जामिनर का माना है वही। देखिए, एक सदन द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दे, विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे, विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्यवाही ना करे। ऐसी स्थिति में एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो दूसरा सदन अधिकतम 6 महीने के लिए, कितने 6 महीने के लिए रोक रख सकता है, 1 साल के लिए नहीं। 6 महीने बीत जाने के बाद राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ना कि 110 के तहत, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और जब ये संयुक्त अधिवेशन आ जाएगा तो उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ना तो राष्ट्रपति करेगा ना राज्यसभा का सभापति करेगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इनको एलिमिनेट कर देना है हमको। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में, अगर मनी बिल होता तो धन विधेयक केवल लोकसभा। जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल, मंत्री सरकारी सदस्य है, सरकारी विधेयक हो गया वो। मंत्री से भिन्न किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। बिल्कुल, सारे के सारे करेक्ट हैं, ये तो डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और मंत्री से अलग अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। मंत्री से भिन्न कोई सदस्य, यानी वो गैर सरकारी सदस्य हो गया, विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो सदन को जो है इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। और सूचना की विहित अवधि जो है वो 1 महीने की होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये अंतिम प्रश्न है, 10 प्रश्न ऐड हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक जो है पारित होता है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बताइए। देखिए, असहमति तो अंत में मिलेगी। अब सहमति अंत में, तो सभी में सहमति बाद में ही है। सबसे पहले क्या होगा, पुर स्थापना, प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण से तो पहले प्रस्तुतिकरण होगा उसका। ठीक है, प्रस्तुतिकरण या पुर स्थापना तो हो गया। उसके बाद जब स्थापित हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगी, चर्चा होगी। चर्चा के बाद विचार होगा, पर प्रमाणीकरण होगा, अंत में मिलेगी सहमति। तो ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चर्चा जो है वो पहले होगी प्रमाणीकरण से, तो बी वाले को हटा दो, ए है इसका आंसर। तो संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक का अनुक्रम जो है वो इस प्रकार होगा। सबसे पहला उसकी होगी पुरस्थापना, यानी उसका प्रस्तुतिकरण या उसे पेश करना। यह विधेयक का जो है वो प्रथम चरण होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रथम चरण में जो है विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद होता है पुरस्थापनोत्तर प्रस्ताव, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात जो है विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के संबंध में जो है प्रस्ताव पेश करता है। उसके बाद होती है सैद्धांतिक चर्चा। सैद्धांतिक चर्चा के बाद होती है समिति की अवस्था। ठीक है, जो ऑप्शन में तो था नहीं अपने, तो सैद्धांतिक चर्चा हो गई। सैद्धांतिक चर्चा के बाद हो गया उसका विचार। ठीक है, उस पर विचार हो गया। और अंत में होता है प्रमाणीकरण। इसको आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से। अंत में होता है प्रमाणीकरण और सबसे लास्ट में मिलेगी अनुमति या फिर सहमति। ठीक है, जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और इसे जो है प्रमाणीकरण कहते हैं। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रमाणित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक एक्ट बन जाता, अधिनियम। तो इस तरह से होती है पूरी प्रोसेस या प्रक्रिया। तो 10 प्रश्न थे पॉलिटी के। ठीक है, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे अगला टेस्ट में। बाकी इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। धन्यवाद।